वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। जेल एस्केप मूवीज तो आप सभी को पसंद होती हैं क्योंकि उन कहानियों में जो जोश जो इंटेलिजेंस देखने को मिलता है शायद ही किसी और जॉनर में देखने को मिलता होगा। और गिनी चुनी मूवीज ऐसी होती हैं जो शुरू से एंड तक व्यूअर्स को सीट एज पर बनाकर रखती हैं। वैसे ही एक जेल एस्केप मूवी हम लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज। और अगर आपने ये मूवी देखी भी है तो इसे अलग अंदाज में सुनने और देखने का मजा कुछ अलग ही होता है ना। तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, ये मूवी 1979 में रिलीज हुई थी और 1960s में अल्काट्राज नाम के आइलैंड की जेल से 4 कैदियों ने बचने की कोशिश की, जबकि इस जेल से बचना नामुमकिन था। ऐसे खतरनाक जेल से क्या वे बचकर निकल पाए और उन कैदियों का हुआ क्या, ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक ढंग से दिखाया गया है। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मूवी की शुरुआत में भारी बारिश के बीच 2 पुलिस ऑफिसर मॉरिस नाम के कैदी को पकड़ कर लेके जाते हैं। हीरो को पहचाना आपने? बिना गूगल की मदद के अगर पता चल गया हो तो कमेंट करके बताइएगा। ऑफिसर्स मॉरिस को एक शिप में चढ़ाते हैं, फिर उसे एक आइलैंड के पास लेके जाते हैं। इस आइलैंड का नाम है अल्काट्राज और इस आइलैंड पर एक बहुत बड़े जेल के अलावा कुछ भी नहीं है। उस आइलैंड पर पहुंचते ही उसको एक वैन में जेल के अंदर लेके जाते हैं। मॉरिस देखता है कि ये बहुत ही मजबूत और सिक्योर बिल्डिंग है, यहाँ से बचना तो नामुमकिन है। दरअसल मॉरिस अब तक कई बार जेल से भाग चुका है, इसलिए उसे इस खतरनाक जेल में लेकर आए हैं जहाँ से वो इस जन्म में तो बच नहीं सकता। मॉरिस को सर से पैर तक फुल चेकिंग करके उसको एक सेल में लॉक किया जाता है। एक गार्ड कहता है वेलकम टू अल्काट्राज और यहाँ होती है असली कहानी शुरू। फिर एक बेल बजती है और सभी सेल के गेट्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। ऑफिसर्स कैदियों को बाहर बुलाते हैं। एक सेल में एक ही मेट होता है और बहुत ही साफ सुथरा जेल। सभी को डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। सभी एक यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में ब्रेकफास्ट खाने आ जाते हैं। मॉरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी होता है। मॉरिस पूछता है कि मुझे तो फॉर्क नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा। लिटमस कहता है तो ससुराल थोड़ी आया है जो तेरी खातिरदारी करेंगे, जो मिला उससे खा ले बेटा, समझा। तभी वॉल्फ नाम का एक खतरनाक कैदी मॉरिस को चिढ़ाने लग जाता है। इस पर बलात्कार के ढेर सारे केसेस हैं। इस जेल में एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है। मॉरिस तुरंत उसको अपना प्लेट दे देता है, लेकिन लिटमस खुद खाने के बजाय एक्स्ट्रा नूडल्स को टेबल के नीचे अपने पालतू चूहे को दे रहा होता है। उसी रात एक ऑफिसर मॉरिस को वार्डन के पास लेके जाता है। मॉरिस के दिमाग में कई बातें चल रही है पर उसके चेहरे पर जरा भी एक्सप्रेशन नहीं होता। वार्डन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा IQ बहुत ही हाई है, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो सब यहाँ किस काम का बताओ, क्योंकि यहाँ हम बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। 2 महीने में एक बार ही कोई तुमसे मिलने आ सकता है और वो भी अगर मेरा मूड अच्छा हो तो। ये कहते हुए वो नेल कटर को एक स्टैंड पर रखता है जिसमें पहले से एक नेल कटर होता है। इस जेल की हिस्ट्री में आज तक कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकला और अगर तुम भी बचने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बोटी बोटी निकाली जाएगी। उसके जाने के बाद नेल कटर स्टैंड को दिखाते हैं जिसमें एक नेल कटर गायब होता है। हाँ, उसे मॉरिस उड़ा के लेके गया। मॉरिस उसे अपने बाइबल के अंदर छुपा कर रखता है। अगले दिन बाथरूम में वोल्फ फिर मॉरिस को परेशान करने लगता है। अब मॉरिस अपना असली रूप दिखाता है और उसे पकड़कर उसके मुंह में साबुन घुसा देता है। फिर मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहाँ इंग्लिश नाम का एक आदमी पहले से ही काम पर लगा है और इस जेल का वो सीनियर कैदी है। इसे जेल की हर बात की खबर रहती है। उसे ये भी पता होता है कि आज सुबह मॉरिस और वोल्फ की लड़ाई हुई थी। उस वक्त अमेरिका में रेसिज्म बहुत ज्यादा था। कुछ व्हाइट आदमियों ने इंग्लिश को हरास किया था, तो अपना बचाव करते हुए इंग्लिश ने 2 आदमियों को खत्म कर दिया। इस वजह से उसे दुगनी उम्र कैद हो गई थी। वो मॉरिस को कुछ बुक्स देता है जिन्हें मॉरिस को हर कैदी को देना है। अगले सीन में एक खुली जगह को दिखाते हैं जहाँ कैदी कोई न कोई गेम खेल रहे होते हैं। तभी वो डॉक नाम का एक आर्टिस्ट से मिलता है जो खुद की पेंटिंग बना रहा होता है। डॉक यहाँ कई सालों से सजा काट रहा है। मॉरिस पूछता है कि इस पेंटिंग में ये फूल क्यों बना के रखा हुआ है, तुम्हारी शर्ट में ऐसा कुछ तो है नहीं। डॉक कहता है ये मेरी खुशी है जो सिर्फ पेंटिंग में है, मेरे मन में नहीं। फिर मॉरिस इंग्लिश के पास जाता है, लेकिन वो डॉन की तरह ऊपर बैठा होता है और उसके चेले मॉरिस को रोक देते हैं। तब इंग्लिश इशारा करता है कि अपना ही आदमी है, आने दो उसे। मॉरिस उसके पास जाकर बैठता है और तुरंत ही अपने दिल की बात छेड़ देता है कि यहाँ से बचने में आप मेरी मदद करेंगे क्या। इंग्लिश तो हंस पड़ता है देखो बेटा, ये महज जेल नहीं, ये हम सबकी कब्र है। यहाँ से बचकर निकलना है तो पहले तो मरना पड़ेगा। चलो मान भी लो कि तुम इन बड़ी दीवारों पर चढ़ भी गए और उसके बाद खतरनाक फोर्सेस को क्रॉस भी कर लिया और किसी जादुई शक्ति से तुम यहाँ के सैनिकों, वहाँ के गार्ड से बचकर उस तरफ चले भी गए, तब भी समुद्र में डूबकर मर जाओगे। पानी में गिरते ही तुम फ्रीज होकर मर जाओगे, इतना ठंडा पानी है। इसलिए टाइम बर्बाद मत करो और चुपचाप सजा काट लो, कम से कम जिंदा तो रहोगे। उस रात एक ऑफिसर मॉरिस को बताता है कि तुम्हें कल से कारपेंटरी का काम दिया गया है। 1 घंटे का 50 सेंट्स पगार भी दिया जाएगा।
मॉरिस उसको चिढ़ाता है कि सर अगर 3 वक्त का खाना देकर काम के पैसे भी दोगे तो इनोसेंट लोग भी क्राइम करके यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाहर तो सब नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। अगले दिन मॉरिस लिटमस से यहाँ से बचने का रास्ता पूछता है। लिटमस कहता है, अरे ये तो बहुत ही आसान है, हर सेल में एक एयर वेंट होता है, उसके जरिए तुम छत पर पहुंच सकते हो। वहाँ 2-3 गेट हैं जो हमेशा लॉक्ड रहते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, इस गार्ड के पास उसकी चाबियां हैं, तुम उससे पूछोगे तो वो तुरंत चाबी देगा और तुम बच निकलना, सिंपल। इस तरह मॉरिस का मजाक उड़ाकर वो चल देता है। तब डॉग कहता है कि वुल्फ तुम्हारी ओर आ रहा है, सावधान। तभी वुल्फ मॉरिस पर चाकू से वार करने आता है। मॉरिस अपना कोट हाथ में लपेटकर उसके साथ लड़ने लग जाता है। इतने में एक गार्ड उसे रोकने आता है तो वो गार्ड पर चाकू चला देता है। अब मामला गंभीर हो जाता है और वॉच टावर का गार्ड शूट करने लगता है। तब जाकर मॉरिस और वुल्फ लड़ना बंद करते हैं। मॉरिस को पता नहीं था कि वॉच टावर पर भी एक गार्ड है। वो अब एक एक करके इस जेल की हर बात को नोटिस करने लगता है। मॉरिस और वुल्फ को डी ब्लॉक में लेके जाते हैं, जहाँ रात भर कैदियों को अंधेरे में रखकर टॉर्चर किया जाता है। पर जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को धमकाता है कि बेटा तेरी मौत तो मेरे हाथों होगी। उस रात मॉरिस को तरह तरह के टॉर्चर सहने पड़ जाते हैं। फिर उसे वापस उसके ओरिजिनल सेल में लेके आते हैं। तब लिटमस ने अपने पालतू चूहे पर एक चिट चिपका कर भेजा होता है कि वेलकम बैक। फिर कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। एक दिन चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है जिसे मॉरिस के बगल वाले सेल में रखा जाता है। फिर मॉरिस और चार्ली में जल्दी दोस्ती भी हो जाती है। मॉरिस फिर उसको अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलवाता है। उसी वक्त वार्डन सेल को इंस्पेक्ट कर रहा होता है तो डॉग के सेल में उसके बनाए हुए कई पेंटिंग्स होते हैं। वार्डन हैरान रह जाता है कि दिन बर दिन इसकी पेंटिंग तो बढ़ती जा रही है। डॉग ने वार्डन की पेंटिंग भी बना के रखी होती है। उसको देखकर तो वार्डन जरा चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि डॉग काम कम और पेंटिंग करने में ज्यादा वक्त जाया कर रहा है। वो तुरंत ऑफिसर्स को उनकी सारी पेंटिंग्स बाहर निकालने को कहता है और आज से डॉग को पेंटिंग करना भी अलाउड नहीं होता। वो बेचारा टूट जाता है क्योंकि यहाँ उसकी सिर्फ एक ही खुशी थी और वो भी उससे छीन ली गई है। वो बहुत ही परेशान और गुस्सा होता है। उसको देखकर मॉरिस एक गार्ड से कहता है कि प्लीज डॉग पर नजर रखिए, वो बहुत ही परेशान दिख रहा है, कहीं वो कुछ ऊंच नीच ना कर दे। फिर गार्ड मॉरिस को कहता है तुम अपना काम करो, ठीक है। डॉग को भी मॉरिस के साथ कारपेंटर का काम दिया जाता है। फिर डॉग मॉरिस के कोट में कुछ रखता है। उसके बाद वो एक गार्ड को बुलाता है और कारपेंट्री के लिए दी गई कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है। जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता उनकी मुझे जरूरत नहीं है, ये कहकर वो चिल्ला देता है। तब गार्ड उसको पकड़ कर लेके जाते हैं। मॉरिस देखता है कि डॉग ने उसके कोट में वही फूल डाल दिया है जिससे उसने अपनी पेंटिंग में बनाया था। शायद वो मॉरिस को बताना चाहता है कि इन लोगों ने मेरी खुशी मुझसे छीन ली, अब ये फूल मुरझा जाएगा। मॉरिस डॉग की कटी हुई उंगलियां उठाकर एक डब्बे में डालता है और गार्ड को देकर कहता है कि जाओ अपने वार्डन को दे दो, वो बहुत ही खुश होगा। अगले सीन में मॉरिस अपने सेल में बैठा होता है। वो देखता है कि एक कॉकरोच एयर वेंट के अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ कोई रास्ता जरूर होगा। इतने में इंग्लिश आकर बताता है कि डॉग की पेंटिंग करने की परमिशन रद्द कर दी गई है, इसलिए उसने तंग होकर अपनी उंगलियां काट ली। ये जानकर मॉरिस को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस से पूछता है कि तुम उस डॉग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है सर। सिर्फ इतना कहकर मॉरिस चला जाता है और एक टेबल पर बैठता है। वहाँ 2 नए कैदी होते हैं, पर मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। कैसे हो यार, जॉन और क्लेरेंस? दरअसल ये दोनों किसी और जेल में मॉरिस के सेलमेट्स थे। इस तरह मिल बैठे हैं ये 3 यार की खूब गप्पे लड़ाते हैं। दोपहर को चार्ली की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। दूसरी तरफ इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आई होती है। चार्ली की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर कहते हैं कि वो 1-2 महीनों से ज्यादा बच नहीं पाएगी। पर इतने में गार्ड आकर कहता है कि वेटिंग टाइम खत्म हो चुका है, अब चलो। चार्ली बहुत परेशान होता है। उस रात तो मॉरिस से कहता है कि अगर तुम यहाँ से बचने का प्लान बनाओ तो मुझे भी शामिल कर लेना। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लेरेंस मीटिंग करते हैं। जॉन और क्लेरेंस बैंक रॉबर्ट्स हैं तो वो अपने मेथड्स भी बताते हैं। तब मॉरिस उन्हें बताता है कि हर सेल का एयर वेंट ऊपर छत पर खुलता है और दूसरी बात, ये जगह खारे पानी से भरे समुद्र के बीच है जिसकी वजह से दीवार कमजोर हो गई है। मेरे पास एक नेल कटर है और मैंने पहले से खोदना शुरू भी कर दिया है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके खोदूं और एक छोटा सा टनल बनाकर छत पर पहुंच जाऊं तो उस जगह की जांच करने के बाद पता चल जाएगा कि यहाँ से कैसे बचा जा सकता है। फिर हम एक प्लान बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से बचने का एक फुल प्रूफ रास्ता ढूंढेंगे। जॉन पूछता है कि रात को अगर गार्ड्स को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? अब क्लेरेंस बताता है कि यहाँ मेरी पहचान का एक बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है। वो हमें बाल सप्लाई कर सकता है और उसे यूज करके हम तुम्हारे मुंह की तरह एक डमी बनाकर बेड पर सेट कर सकते हैं। फिर गार्ड को शक नहीं होगा। लेकिन समुद्र को कैसे पार करेंगे, मेन प्रॉब्लम तो ये है। मॉरिस कहता है देखो, इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम तो क्लॉथिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो ना, वहाँ तुम्हें इन पुलिस ऑफिसर्स के लिए बनाए गए रेनकोट्स मिल जाएंगे, है ना? तो तुम कुछ रेनकोट्स चुराकर मुझे दे देना, हम उससे एक फ्लोटिंग ट्यूब बनाकर समुद्र को क्रॉस कर सकते हैं। चार्ली कहता है कि भाई मुझे भी कोई काम दो। मॉरिस बताता है कि जब मैं खोदूंगा तो तुम पहरा देना ताकि कोई गार्ड हमें देख ना ले, और जब तुम खोदोगे तो मैं पहरा दूंगा। इस तरह इनका प्लान हो जाता है सेट और उसी रात वे काम शुरू कर देते हैं। नेल कटर बहुत
छोटा होता है तो उससे खोदने में मॉरिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके हाथ पर भी चोट आ जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे उस होल को खोदने लगता है। अगले दिन स्पून को लेकर मॉरिस को एक आइडिया आता है। वो जानबूझकर उसे गंदा करके गार्ड से कहता है कि मुझे दूसरा स्पून दो। वो भी कह देता है कि जाकर नया ले ले। अब मॉरिस और जॉन दोनों स्पून लेने जाते हैं। वहाँ जॉन गार्ड से कुछ पूछकर उसका ध्यान डाइवर्ट करता है तो मॉरिस एक के बदले 2 स्पून ले लेता है और एक को वो अपनी पॉकेट में छिपा देता है। उस रात इंग्लिश उसे बुक देने आता है तो मॉरिस पूछता है कि क्या यहाँ पर वेल्डिंग करने वाला कोई इक्विपमेंट मिलेगा। इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस पर बच निकलने का भूत सवार हो गया है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि तुम्हारी कोशिश बेकार ही जाएगी, क्योंकि तुम पकड़े जाओगे और शायद अपनी जान भी गंवा दोगे। इतने सालों में मुझे कभी बचने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ ये इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम जिद्दी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, करो कोशिश। लेकिन मॉरिस को उसकी वार्निंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगले दिन लिटमस से मैच स्टिक्स मांगता है और कहता है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके चूहे को अपने हिस्से का खाना जरूर दूंगा। लिटमस खुश होकर ये डील मान जाता है। उसी रात लिटमस मॉरिस को अपने मैच स्टिक्स पास कराता है। मॉरिस नेल कटर के एक हैंडल को निकालता है जिससे वो एक छोटा सा बेलचा बनाने जा रहा होता है। फिर वो स्पून को तोड़कर नेल कटर के हैंडल से अटैच करता है। फिर माचिस जलाकर दोनों को वेल्ड करके अपनी मिनी साइज बेलचा तैयार करता है। बस फिर क्या था, वो वेंट के चारों ओर खुदाई शुरू करता है। चार्ली पहरा देता है। अगर कोई गार्ड उस तरफ आया तो वो तुरंत सिटी मारकर मॉरिस को सिग्नल देगा, पर पहरा देते देते उसकी आंख लग जाती है और तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है। लेकिन खुशकिस्मती से चार्ली जाग जाता है, लेकिन टेंशन में वो सिटी भी नहीं मार पाता। पर कोई चीज गिरा देता है तो मॉरिस उसका इशारा समझकर वेंट को कवर करके बेड पर लेट जाता है। गार्ड पूछता है कि यहाँ कुछ जलने की बू आ रही है। सर, आपके रहते मजाल है क्या कोई जो स्मोक करेगा? मुझे तो कोई बू नहीं आ रही है सर। उस गार्ड को भी ठंडक पहुंचती कि चलो कोई तो मेरी कद्र करता है। उसके जाते ही मॉरिस वेंट के चारों ओर का कंक्रीट निकाल देता है, लेकिन अब इस ग्रिल को कट करने के लिए उसे कोई शार्प चीज चाहिए। अगले दिन कारपेंटरी का काम करते हुए वो एक मेटल उठा लेता है जो चाकू की तरह शार्प है, लेकिन चार्ली कहता है कि मेटल डिटेक्टर से बचकर तुम इसे बाहर कैसे लेके जाओगे। मॉरिस बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो सब मैं देख लूंगा। मॉरिस बाहर जाता है तो दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। दरअसल मॉरिस मेटल को हाथ में उठा लाया था। गार्ड पूछता है कि ये क्यों लेके जा रहे हो? मॉरिस कहता है सर, वो मैंने सोचा कि कोट टांगने के लिए इसे यूज करूंगा। मैं ज्यादा होशियार मत बनो और वो मुझे दे दो। ये कहकर गार्ड उस शार्प मेटल को लेके जाता है। मॉरिस को पूरी तरह चेक करके वहाँ से भेज देते हैं, लेकिन अपना हीरो तो हीरो है। दरअसल उसने 2 मेटल्स चुराए थे, एक हाथ में लाया था और दूसरा शू में छुपा के रखा हुआ था। बस अगर आपको मॉरिस का ये इंटेलिजेंस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब उस शार्प मेटल से वो ग्रिल को कट कर देता है और मॉरिस उसके अंदर घुस भी पाता है। दूसरी ओर चार्ली गार्ड से थोड़ा पेंट मंगवाता है कि मुझे आर्ट बनाने का शौक है। गार्ड भी उसको लाकर दे देता है। अब मॉरिस उस होल से निकाले गए कंक्रीट को कूट कर एक पाउडर बनाता है और पानी और पुराने मैगजीन्स को यूज करके एक डमी सर तैयार करता है। इसी बीच चार्ली, जॉन और क्लेरेंस अपने सेल के वेंट को धीरे धीरे खोद रहे होते हैं। मॉरिस डमी सर पर बाल चढ़ाकर बिल्कुल सेट कर देता है जैसे कि वो खुद सो रहा है। फिर एयर वेंट के जरिए जेल के बीच के हिस्से में जाता है। वहाँ पाइप्स के बीच से होकर धीरे धीरे छत पर चढ़ता है। चार्ली बाहर पहरा दे रहा होता है। ऊपर भी एक गार्ड होता है, लेकिन मॉरिस तो एकदम स्टैचू की तरह खड़ा रहता है और गार्ड अंधेरे में उसको देख नहीं पाता। किसी तरह मॉरिस छत के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ एक लोहे का ग्रिल होता है जो बहुत ही ऊंचाई पर है। इसी बीच नीचे गार्ड चार्ली से पूछता है कि इतनी देर रात तक तुम पेंट क्यों कर रहे हो और तुम्हारा फ्रेंड मॉरिस आज जल्दी सो गया क्या? चार्ली कहता है हाँ सर, वो थक गया था। बातों ही बातों में गार्ड की लाठी नीचे गिर जाती है। उसे उठाते हुए वो देखता है कि मॉरिस के बाल बहुत अजीब दिख रहे हैं। अब चार्ली कांपने लगता है कि आज तो गए। गार्ड मॉरिस के सेल के अंदर हाथ घुसाकर उसके बाल टच करता है तो मॉरिस पूछता है क्या हुआ सर, मेरे बाल इतने खूबसूरत है क्या? ओह, दरअसल ऐन वक्त पर मॉरिस नीचे आकर यहाँ लेट गया था। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है कि छत पर एक रास्ता है, लेकिन उसे एक ग्रिल से बांध के रखा हुआ है और वो ग्रिल बहुत ऊंचाई पर है और मुझे एक और आदमी की मदद चाहिए। तब जॉन कहता है कि मैंने अपना वेंट पूरी तरह खोद दिया है, आज रात मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगा। दोनों मिलकर ग्रिल को खोलेंगे। उसी रात मॉरिस और जॉन अपने वेंट्स के जरिए छत पर पहुंच जाते हैं। जॉन मॉरिस को उठाता है और मॉरिस ग्रिल को पकड़ लेता है, लेकिन वो पूरी तरह से वेल्ड किया गया है। ना तो उसकी कोई चाबी है और ना ही उसे खोला जा सकता है। उसे निकालने का एक ही रास्ता है और वो है उसे ड्रिल करके निकालना, जिसके लिए उन्हें ड्रिल बिट चाहिए। अगले दिन म्यूजिक रूम में सभी अपनी अपनी मर्जी का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। मॉरिस लिटमस से पूछता है क्या आप मुझे ड्रिल बिट दिला सकते हैं? लिटमस कहते हैं कि सिर्फ उससे क्या होगा, ड्रिल मशीन कहाँ से लेके आओगे? आप सिर्फ ड्रिल बिट का इंतजाम कीजिए, बाकी मैं जुटा लूंगा। ये कहकर वो म्यूजिक रूम में रखा हुआ एक छोटा फैन उठाकर अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखकर बाहर आ जाता है। लेकिन मॉरिस की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसके जाने के बाद गार्ड्स बाकी कैदियों के बॉक्सेस को खोलकर चेक भी करते हैं। यहाँ लिटमस
ने मॉरिस को ड्रिल बिट और कुछ वायर्स भी जुटा कर दे दिए होते हैं। मॉरिस उन फैन के ब्लेड्स को तोड़कर उसे ड्रिल बिट में सेट करके लगभग एक ड्रिल मशीन तैयार कर देता है। उस रात मॉरिस और चार्ली उस ग्रिल को ड्रिल करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उसके स्क्रूज ढीले होने लगते हैं। अब ड्रिल की आवाज को सुनकर गार्ड्स ऊपर आने लगते हैं, लेकिन तब तक मॉरिस ग्रिल का एक रॉड निकाल देता है और ड्रिलिंग की आवाज बंद हो जाती है और अब वो और उसके साथी ग्रिल के इस गैप से बाहर निकल पाएंगे। अगले दिन फिर इनकी मीटिंग होती है और वो भी मूवी हॉल में, जहाँ सब मूवी देख रहे होते हैं। मूवी की आवाज के बीच मॉरिस जॉन और क्लेरेंस से पूछता है कि क्या तुम्हारा बैंड तैयार हुआ है और उन रेनकोट्स का क्या हुआ। वो बताते हैं कि सब तैयार है, हमारा डमी सर भी एकदम रेडी है, बस बच निकलने की देरी है। अगली सुबह वार्डन इनकी टेबल पर आकर वहाँ रखे हुए फूल को मसल देता है। ये देखकर तो लिटमस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये फूल डॉग का फेवरेट था। दरअसल डॉग मर चुका था, इसलिए वार्डन ने इस फूल को मसल दिया था। लिटमस तो गुस्से में उस पर झपटता है कि तुमने डॉग के साथ ऐसा क्यों किया। इतने में लिटमस को हार्ट अटैक आ जाता है, पर वार्डन कहता है कि इतना सेंटिमेंटल क्यों होते हो, ये सिर्फ नीचे गिरा है, मरा नहीं। मॉरिस को बहुत गुस्सा आता है और चारों उसी रात बच निकलने का फैसला करते हैं। मॉरिस आधी रात का इंतजार कर रहा होता है ताकि गार्ड्स का पहरा जरा कमजोर हो जाए और तब वे बच निकलेंगे। इंग्लिश उसे कुछ मैगजीन्स देता है तो मॉरिस कहता है कि आखिरी बार तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस ने यहाँ से बचने का पक्का प्लान बना लिया है। वो चुपचाप चला जाता है, लेकिन फिर जो होता है वो मॉरिस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वार्डन उसके सेल को चेक करने आता है। मॉरिस बड़ा नर्वस होता है कि आज तो गए काम से। अगर मॉरिस की जगह सिचुएशन में दोस्तों आप होते तो क्या करते, जरा सोच समझ कर बताइएगा। लेकिन मॉरिस का चेहरा तो देखिए, एकदम रिलैक्स लग रहा है। अब इस सेल की हर चीज को निकाल कर चेक करते हैं, आखिर में उसका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी निकालते हैं। तो यहाँ तो हमें घबराहट होने लगती है कि ये तो फंसने वाला है, लेकिन अपने हीरो ने तो साफ सुथरा प्लान बना के रखा हुआ था। उसने पुराने मैगजीन से सिर्फ डमी सर ही नहीं बल्कि एक डमी दीवार भी तैयार कर दी थी, जिसे वेंट पर एकदम परफेक्टली सेट करके रखा था। किसी को पता भी नहीं चलता कि वहाँ खोद आ गया है। जब वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वार्डन और गार्ड चले जाते हैं, लेकिन गार्ड बताता है कि सर मॉरिस और चार्ली रात भर बातें करते रहते हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वार्डन कहता है ठीक है, वेंसडे को तुम मॉरिस का सेल चेंज कर दो, ना साथ रहेंगे ना बातें करेंगे। अगले दिन ब्रेकफास्ट टाइम पर वोल्फ मॉरिस को फिर धमकाता है कि आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मॉरिस अपने साथियों से कहता है कि ये गधा ठीक कह रहा है, आज रात यहाँ मेरी आखिरी रात ही होगी। लेकिन दोपहर को ही वोल्फ मॉरिस पर चाकू से वार करने जाता है। फिर इंग्लिश उसे पकड़ कर लेके जाता है। दरअसल इंग्लिश भी मॉरिस की मदद करना चाहता है, वह सफल हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश उनकी कोशिश में काम आना चाहता है। उसी रात मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस के सेल में उनके बजाय उनके डमीज होते हैं। सिर्फ चार्ली अपने सेल में पड़ा होता है। दरअसल आखिरी वक्त में चार्ली को डर लगने लगा था और उसने बच निकलने का इरादा छोड़ दिया। बाकी तीन ग्रिल तक पहुंच जाते हैं और वे फ्लोटिंग पाइप्स बनाकर रेनकोट्स भी लेकर आए थे। तीनों उस ग्रिल से बाहर निकलते हैं। जब जेल की स्पॉटलाइट इनकी ओर पड़ती है तो वे नीचे लेट जाते हैं ताकि पकड़े न जाएं। इस तरह छुप छुप कर वे बिल्डिंग के एज पर पहुंच जाते हैं। इसी बीच नीचे चार्ली के अंदर जोश आता है और वो भी हिम्मत करके बच निकलना चाहता है। ऊपर ये तीनों जेल की दीवार से नीचे उतरते हैं तो वहाँ एक ऊंचा फेंस होता है। मॉरिस अपने पास रखे हुए रेनकोट्स की थैली उन्हें देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे संभाल कर रखो। मैं फेंस पर चढ़कर उस तरफ चला जाऊंगा तो इसे मेरे पास फेंक देना, फिर तुम दोनों आ जाना। ये कहकर वो फेंस को पार करता है। उसके बाद जॉन और क्लेरेंस भी क्रॉस करके उस तरफ चले जाते हैं। अब ये लोग जेल से बचकर निकल चुके हैं, लेकिन उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ेगा। लेकिन वहाँ वो एक पुलिस गार्ड को देखकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। यहाँ चार्ली ग्रिल तक पहुँच तो गया, लेकिन बिना किसी और की मदद से वो ग्रिल को छू भी नहीं सकता। बेचारा उछल उछल कर ग्रिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। वहां गार्ड्स के जाने के बाद तीनों समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। फिर वे रेनकोट्स को निकालकर एक ट्यूब की तरह बनाकर उसमें हवा भरने लग जाते हैं। इस तरह तैयार होती है उनकी लाइफ बोट। तीनों उस पर चढ़ते हैं तो वो जरा डूब जाती है, लेकिन तीनों पानी में तैरकर उस जगह से दूर चले जाते हैं। सुबह होती है तो एक गार्ड हर सेल को चेक कर रहा होता है। चार्ली अपने सेल में भूत की तरह खड़ा होता है। बेचारा पहले ही जरा हिम्मत जुटा लेता तो शायद बाकियों के साथ बच निकलता। गार्ड पूछता है कि तुम्हारा दोस्त ये इतनी देर तक सो क्यों रहा है। ये कहकर वो मॉरिस के सेल में जाकर उसे आवाज देता है। जब मॉरिस नहीं उठता तो गार्ड को आता है गुस्सा और वो सेल खोलकर मॉरिस के सर पर जोर से मारता है। मॉरिस का सर मतलब डमी सर नीचे गिर जाता है। अब गार्ड को लगता है शॉक और वो तुरंत इमरजेंसी विसल बजाता है। फिर क्या था, वार्डन हेडक्वार्टर को खबर कर देता है कि एक सर्च टीम वहां भेजो। वार्डन को विश्वास नहीं होता कि वो तीनों बच निकल गए। उसे यकीन है कि जरूर तीनों पानी में मरे पड़े होंगे। हेडक्वार्टर के ऑफिसर सवाल पे सवाल उठा रहे होते हैं कि तुम क्या सो रहे थे जब वो तीनों बच निकले। वार्डन बहुत ही टेंशन में होता है, लेकिन तभी वहां पर वार्डन को डॉग का वही फेवरेट फूल मिलता है। दरअसल मॉरिस वार्डन से डॉग की मौत का बदला भी लेना चाहता था,
इसलिए वो वार्डन के लिए फूल रख कर गया था कि देखो तुमने मेरे दोस्त को मार डाला तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बनाकर रखूंगा। तब सर्च टीम का हेड आकर बताता है कि सर हर तरफ सर्च हो चुका है लेकिन उनकी बॉडीज नहीं मिली। अब वार्डन अपनी नौकरी और इमेज बचाने के लिए उससे कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसी रिपोर्ट लिखो कि उन तीनों ने बचने की कोशिश की लेकिन पानी में उनकी लाशें मिल गई है और वही रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भी दे देना, क्योंकि कोई भी यहाँ कर चेक नहीं करेगा कि असल में लाशें मिली थी या नहीं। पर एक एंड कार्ड दिखाया जाता है कि सर्च टीम श्योर थी कि उन्हें पानी में मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस की लाश मिलेंगी, लेकिन असल में हुआ नहीं। तट के पास सिर्फ रेनकोट और उन तीनों के कपड़े मिले और इस घटना के 1 साल के बाद अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया, क्योंकि अब इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि यहाँ से कोई बच नहीं सकता। बाकी दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें, वहाँ पर मूवी रिव्यूज आ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।